सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट फर्स्ट में अपना चैप्टर चल रहा है दृढ़ पिंड। इसमें हम दृढ़ वस्तु की गति के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दृढ़ वस्तु की। ऐसी वस्तु या पिंड जो कई कणों से मिलकर बना होता है एवं उस वस्तु या पिंड की गति के कारण उसके मध्य की आभासीय दूरी जो है वो अपरिवर्तित रहती है, तो ऐसी वस्तु को हम दृढ़ वस्तु कहते हैं। अब दृढ़ वस्तु की जो गति है वो दो प्रकार की होती है। पहली है रेखीय गति और दूसरी है घूर्णन गति। बात करते हैं रेखीय गति की। तो जब दृढ़ वस्तु के समस्त कण जो है वो समानांतर पथों में गतिमान होते हैं तो यह दृढ़ वस्तु की रेखीय गति कहलाती है। और घूर्णन गति के लिए यदि दृढ़ वस्तु के समस्त कणों का जो पथ है वो वर्ताकार होता है और इन वर्ताकार पथों के केंद्र यदि घूर्णन अक्ष पर हो तो वस्तु की यह गति घूर्णन गति कहलाती है। तो इस प्रकार से वस्तु की अपने दो प्रकार की गतियां हो गई। रेखीय गति के बारे में हम पढ़ते आए हैं। घूर्णन गति करती हुई दृढ़ वस्तु का कोणीय संवेग और गति की समीकरण जो है वो हम ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक चित्र है। इस चित्र में ये एक दृढ़ वस्तु है। ये दृढ़ वस्तु जेड अक्ष के सापेक्ष कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रही है। इसमें एक मूल बिंदु O है और एक किसी बिंदु P पे द्रव्यमान जो है वो Mi है। इस Mi द्रव्यमान का इस बिंदु O से स्थिति सदिश जो है वो आ रही है और जेड अक्ष से सीधी दूरी जो है वो कैपिटल आ रही है। इसका रेखीय वेग जो है वो Vi है। तो चित्रानुसार एक दृढ़ वस्तु जेड अक्ष के चारों ओर कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रही है। दृढ़ वस्तु को विभिन्न द्रव्यमानों m1, m2, mn से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। इन द्रव्यमानों के स्थिति सदिश जो है वो मूल बिंदु O से क्रमशः R1, R2, Rn हो सकते हैं। प्रत्येक कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है क्योंकि घूर्णन गति है। इसलिए माना किसी क्षण P कण का O बिंदु से स्थिति सदिश जो है वो आ रही है एवं इस P कण का द्रव्यमान जो है वो Mi है। यह कण जेड अक्ष के चारों ओर कैपिटल Ri त्रिज्या के वृत्त में घूर्णन कर रहा है। ये वृत्ताकार भाग जो बना है ये इस वृत्त की त्रिज्या कैपिटल Ri है। तो चित्र से हम लिख सकते हैं V = ओमेगा क्रॉस R। आई वे कण के लिए Vi = ओमेगा क्रॉस Ri हो जाएगा। सदिश गुणा कर देंगे। सदिश गुणा करते ही हमें मिल रहा है Vi = ओमेगा Ri sin थीटा। सदिश गुणा की प्रॉपर्टी है और Ri sin थीटा को कैपिटल Ri लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे ये कोण थीटा है। तो सामान्य त्रिकोणमितीय नियम है। ये अपनी समीकरण एक मिल गई है। अब यदि बिंदु O के सापेक्ष कण P का कोणीय संवेग ज्ञात करें तो कोणीय संवेग J = आ जाएगा Mi Ri क्रॉस Vi। Vi का जो मान है वो समीकरण एक से यहाँ पे ये जो है ये रख देंगे यहाँ पे, तो हमें मिल जाता है Ji = Mi Ri क्रॉस ओमेगा क्रॉस Ri। इसे हमने समीकरण 3 दे दी है। अतः कण के कोणीय संवेग J की दिशा Ri एवं Vi
के लंबवत होगी एवं कोणीय संवेग का परिमाण जो है वो J इज इक्वल टू MRI VI एवं दिशा जो है वो Z अक्ष के साथ π/2 कोण पर होगी। अतः OZ पर JI का जो घटक होगा वो हमें मिल जाएगा JIZ बराबर MRI VI cos π/2 माइनस थीटा। cos π/2 माइनस थीटा को साइन थीटा लिख दिया है। ये आपका M अपनी जगह है, RI अपनी जगह है। cos π/2 माइनस थीटा को साइन थीटा लिख दिया, VI इधर आ गया है। अब इस RI साइन थीटा का मान वही पीछे जैसे लिखा था वैसे कैपिटल RI लिख दिया है और VI का मान ओमेगा RI, दोनों मान पीछे है अपने पास। इस प्रकार हमें समीकरण 4 मिल गई है। तो Z अक्ष की दिशा जो है वो ओमेगा की दिशा में होने से JIS का जो मान मिल जाएगा वो हमें मिल जाएगा MI RI स्क्वायर ओमेगा। अब यदि निकाय के समस्त कणों का हम OZ अक्ष पर कोणीय संवेग का घटक लें तो समस्त कणों के लिए समस्त कणों का योग कर देंगे। जैसे ये I वे कण का आया है वैसे पहले कण के लिए याद कर लेंगे, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए और उनका योग कर देंगे। तो यही फॉर्मूला है I वे कण के लिए। पहले कण के लिए M1 R1 ओमेगा हो गया, M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, दूसरे के लिए M2 R2 स्क्वायर ओमेगा, n कणों के लिए चलता जाएगा योग। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से ओमेगा कॉमन ले लिया है और इस योग को सिग्मा के रूप में लिख दिया है। तो JS का मान मिल गया सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n MI RI स्क्वायर ओमेगा। ये हमने समीकरण 6 दे दी है। समीकरण 6 में MI RI स्क्वायर का जो सिग्मा है इसे हम जड़त्व आघूर्ण भी कहते हैं, पढ़ा हुआ है अपना पहले। तो इसको जड़त्व आघूर्ण लिख दिया है यहाँ पे I। तो ये हमें मिल गया I ओमेगा, ये I में चला गया। अतः गुणन अक्ष पर दृढ़ वस्तु के कोणीय संवेग के घटक को प्रदर्शित किया जाता है। अतः दृढ़ वस्तु का कुल कोणीय संवेग जो होगा वो हमें मिल जाएगा J इज इक्वल टू J1 प्लस J2 प्लस J3 प्लस 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 JN। इसको हमने सिग्मा JI लिख दिया है, वो योग के रूप में लिख सकते हैं। और J का मान MRI ओमेगा क्रॉस RI जो पहले लिखा हुआ है वही है। यदि दृढ़ वस्तु की गुणन अक्ष ही उसकी सममित अक्ष है तो JI का Z के लंबवत घटक जो है वो वस्तु के सभी कणों के लिए संतुलित हो जाएगा एवं परिणामी कोणीय संवेग J जो है वो गुणन अक्ष की दिशा में ही होगा, अर्थात J इज इक्वल टू I ओमेगा होगा। सामान्यतः कोणीय संवेग जो है वो गुणन अक्ष के समानांतर नहीं होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है दृढ़ वस्तु की गति की समीकरण। हम जानते हैं कि किसी कण निकाय में किसी वस्तु के सापेक्ष कोणीय संवेग में परिवर्तन की जो दर है वह उस वस्तु के सापेक्ष बलागुण कहलाती है, अर्थात dJ/dt इज इक्वल टू टॉय होता है। कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष बलागुण टॉय होती है। यहाँ J जो है वो सिग्मा JI है संपूर्ण कोणीय संवेग, और टॉय जो है वो सिग्मा टॉय I है, बाह्य बलों के कारण कण निकाय पर लग रहा संपूर्ण बलागुण है। समीकरण 1 जो है इसे हम दृढ़ वस्तु की गति की समीकरण कहते हैं। यदि दृढ़ वस्तु अक्ष के सापेक्ष गुणन गति कर रही है तो J इज इक्वल टू I ओमेगा आ जाएगा। यहाँ से dJ/dt का मान आएगा d/dt I ओमेगा। तो टॉय का मान हमें मिल जाता है I d ओमेगा/dt I अल्फा। d ओमेगा/dt को
अल्फा लिख दिया है। कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण, वही चिर परिचित फॉर्मूला। यहाँ अल्फा जो है वो दृढ़ वस्तु का कोणीय त्वरण है। यदि दृढ़ पिंड पर बाह्य बलागुण टॉय जो लग रहा है उसका मान 0 हो तो टॉय बराबर 0 लिखने पे यहाँ पे टॉय का मान 0 लिख देंगे तो आई डी ओमेगा अपॉन डी टी का मान 0 हो जाएगा। ये मान 0 हो गया तो ओमेगा का मान जो है वो नियतांक मिल गया, क्योंकि नियतांक का अवकलन 0 होता है। अतः बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में दृढ़ वस्तु उसकी मुख्य अक्ष के सापेक्ष स्थिर कोणीय वेग से गुणन करती है। यदि दृढ़ वस्तु का जड़त्व आघूर्ण भी ओमेगा की तरह परिवर्तनशील है तो बाह्य बलाघूर्ण की अनुपस्थिति में जड़त्व आघूर्ण I के घटने पर ओमेगा में वृद्धि होगी और ओमेगा के घटने पर, ओमेगा आपका कोणीय वेग है, कोणीय वेग के घटने पर जड़त्व आघूर्ण में वृद्धि होगी। यदि दृढ़ वस्तु मुख्य अक्ष के सापेक्ष घूर्णन न करती तो कोणीय संवेग J व टॉय के घटकों के रूप में उनके गति के जो समीकरण हैं वो निम्न प्रकार व्यक्त किए जा सकते हैं। dg अपॉन dt इज इक्वल टू टॉय जेड। साथ ही द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष दृढ़ वस्तु का जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो हो जाएगा dj अपॉन dt इज इक्वल टू टॉय cm, समीकरण 4। यहाँ आपका JCM जो है ये द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष दृढ़ वस्तु का कोणीय संवेग है और ये जो टॉय CM है ये उसी अक्ष के सापेक्ष बाह्य बलागुण है। समीकरण 4 जो है, इस समीकरण 4 को हम निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं। d अपॉन dt ऑफ Jm इज इक्वल टू ICM d ओमेगा अपॉन dt टॉय CM, सामान्य फॉर्मूला है। यहाँ ICM जो है वो दृढ़ वस्तु का द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण है। तो इस प्रकार उपयुक्त अध्ययन से दृढ़ वस्तु की घूर्णन के लिए 3 निष्कर्ष निकलते हैं। पहला जो निष्कर्ष है उसके अनुसार घूर्णन कर रही दृढ़ वस्तु के कोणीय संवेग की दिशा एवं मान में परिवर्तन के लिए बल आघूर्ण आवश्यक है। दूसरा जो निष्कर्ष है उसके अनुसार किसी अक्ष के प्रति घूर्णन कर रही वस्तु के लिए कोणीय संवेग परिवर्तन की जो दर है वो बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होती है। और अंतिम जो निष्कर्ष है इसके अनुसार यदि कोई दृढ़ वस्तु किसी अन्य दृढ़ वस्तु पर बल आघूर्ण लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर एवं विपरीत बल आघूर्ण लगाती है। तो ये अपना दृढ़ वस्तु की गति थी। धन्यवाद।